हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 जो कि आपकी किताब में पेज 13 पर है, उसकी प्रश्न संख्या 5 के हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो हल के रूप में हम इसे इस तरह से लिखेंगे कि यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होती है, हम यह अपनी तरफ से लेकर चलते हैं। यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होती है, तो हम सभी जानते हैं कि जो शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याएं होती हैं वे 10 से अवश्य विभाजित हो जाती हैं। आप इसे करके भी देख सकते हैं, कुछ उदाहरण लेकर के भी देख सकते हैं कि जो भी संख्याएं शून्य पर समाप्त होती हैं वे निश्चित रूप से 10 से अवश्य विभाजित होती हैं। और 10 से विभाजित होती हैं तो आप यह भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं 2 और 5 से भी विभाजित हो जाएंगी। और 2 और 5 से विभाजित हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि वो 5 से भी निश्चित रूप से विभाजित होंगी। 2 से विभाजिता को हम यहाँ पर नहीं लेंगे, हम यहाँ पर 5 को लेंगे, क्योंकि 2 से तो हमें पता है कि 6 विभाजित होता है। इसलिए हम 5 से यह देखेंगे कि 6 की घात n अगर 5 से विभाजित हो जाता है तो वह 10 से भी विभाजित हो जाएगा, और जब 10 से विभाजित हो जाएगा तो शून्य पर भी 6 की घात n समाप्त हो सकता है। तो 5 से विभाजित, जब हमने यह देखा कि शून्य, हमने यह माना कि जो संख्या 6 की घात n है वह शून्य पर समाप्त हो रही है, तो ऐसी स्थिति में वह 10 से विभाज्य होगी, और जब 10 से विभाज्य होगी तो 2 और 5 से भी विभाज्य होगी। और यदि हम इसे और लिखें अगले चरण में, तो हम ये लिख सकते हैं कि संख्या 6 की घात n संख्या अभाज्य संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी या विभाज्य होगी। तो यहाँ तक समझने में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, अब यह बात अवश्य है कि कोई संख्या अगर किसी भी संख्या से विभाजित होती है तो हमें यह समझना चाहिए कि वह संख्या निश्चित रूप से उसके गुणनखंडन में एक गुणनखंड के रूप में अवश्य उपस्थित होती है। कोई भी संख्या जिस भी संख्या से पूरा विभाजित हो जाती है वह संख्या गुणनखंड के रूप में उसके गुणनखंडन में अवश्य मौजूद होती है, अवश्य उपस्थित होती है। तो यहाँ पर चूंकि हमने पाया कि संख्या 6 की घात n 5 से विभाजित हो रही है, अर्थात विभाज्य है, अभाज्य संख्या 5 से विभाज्य है या विभाजित हो रही है, तो निश्चित रूप से 5 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में अवश्य ही उपस्थित होगा, तभी संख्या 6 की घात n 5 से विभाजित हो पाएगी। यह आप समझ लें अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हमने इसीलिए लिखा है संख्या 6 की घात n संख्या 5 अभाज्य संख्या 5 से अवश्य विभाज्य होगी। कब? जबकि वह शून्य पर समाप्त हो रही है तब। और इससे हमने यहाँ पर लिखा है कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंड 5 को भी अवश्य होना चाहिए। जब वो 5 से विभाजित हो रही है तो उसका अभाज्य गुणनखंडन 6 की घात n का करेंगे तो उसमें अभाज्य गुणनखंड हमें 5 के रूप में अवश्य मिलना चाहिए। अब हम जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम पाते क्या है, परंतु 6 की घात n 2 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो हम पाते हैं 2 गुणे 3 और पूरे की घात n यहाँ पर। और जब हम इसे और ब्रैकेट को हटाते हैं, सरल करते हैं,
तो हम पाते हैं 2 की घात n गुणे 3 की घात n। और यहाँ पर हम यह देखते हैं कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में हमें केवल अभाज्य संख्याएं 2 और 3 ही मिल रही हैं। यानी इसलिए 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में केवल अभाज्य संख्याएं 2 व 3 ही आ सकती हैं, क्योंकि हमें साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है जब अभाज्य गुणनखंडन हम इनका कर रहे हैं तो हमें 2 और 3 ही उसमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में मिल रहा है। तो हमें इसे शब्दों में लिख देना है यहाँ पर वाक्य के साथ। तो इसलिए हमने लिखा हुआ है, इसलिए 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में केवल अभाज्य संख्याएं 2 व 3 ही आ सकती हैं। इससे हमें ये पता चला। अब इसको हम किस आधार पर इतने प्रामाणिक रूप से कह रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की बात है। अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है वह हमें यह बताती है कि किसी भी भाज्य संख्या का जो अभाज्य गुणनखंडन होता है उसमें अगर हम अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंड के क्रम पर ध्यान ना दें, अभाज्य गुणनखंडन में अगर हम अभाज्य गुणनखंड के क्रम पर ध्यान न दें तो जो गुणनखंडन होता है वह अद्वितीय होता है, अर्थात उस तरह का कोई दूसरा गुणनखंडन उस संख्या का नहीं हो सकता है। क्रम जरूर अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के बदल सकते हैं, लेकिन यदि हम क्रम पर ध्यान ना दें तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमें यह बताती है कि किसी भी संख्या में आप निश्चित तौर पर जान लें किसका, भाज्य संख्या की हम बात कर रहे होते हैं। तो भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडन में अगर हम क्रम पर ध्यान ना दें, अर्थात अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम पर ध्यान ना दें, तो उस स्थिति में भाज्य संख्याओं का गुणनखंडन अद्वितीय होता है, अर्थात एक ही गुणनखंड हमें प्राप्त होता है और उससे अलग कोई गुणनखंड हमें प्राप्त नहीं होता है। अर्थात उसमें जो संख्याएं अभाज्य गुणनखंड के रूप में होती हैं वही सदैव प्राप्त होंगी, उसके अतिरिक्त हमें और कोई अभाज्य गुणनखंड प्राप्त नहीं होगा, और उसमें जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में संख्याएं होंगी वे भी वही रहेंगी जो हमें एक बार प्राप्त हुई हैं, वो कभी बदलेंगे नहीं। अद्वितीयता का अर्थ यह होता है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह बताती है कि 6 की घात n के गुणनखंडन में 2 व 3 के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होगा। वह हमने यहाँ पर करके देख लिया कि 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 की घात n और 3 की घात n मिलेगा। इससे हमें यह पता चल जाता है कि 6 की घात n में अभाज्य गुणनखंड के रूप में केवल 2 और 3 ही आ सकते हैं और कोई अभाज्य संख्या इसमें नहीं आ सकती है। जब कोई और अभाज्य संख्या आ नहीं सकती है तो इसका मतलब 5 उसमें नहीं होगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में, और अगर 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगा नहीं तो 6 की घात n 5 से विभाजित नहीं होगा, और जब 6 की घात n 5 से विभाजित नहीं होगा तो वह 10 से भी विभाजित नहीं होगा, और जब 10 से विभाजित नहीं होगा तो 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त भी नहीं होगा। यही आपको यहाँ पर समझ लेना है, और इसे अंत में आप यह लिख देंगे, अतः ऐसी कोई प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो, यह समाप्त होगा, यह समाप्त होता है। अतः कोई प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो। इसे आप इस प्रकार से लिखकर और समझते हुए लिखकर आप हल लिख सकते हैं। अब यदि हम प्रश्न 6 की बात करें, प्रश्न 6 जो कि प्रश्नावली 1.2 का है, उसमें दिया गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 धन 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं।
तो इसके लिए आप जानते, पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या हम कहते किसको हैं। भाज्य संख्याएं होती हैं या अभाज्य संख्याएं होती हैं, और कुछ संख्याएं ऐसी, एक संख्या ऐसी भी है जो ना कि भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो पहली बात तो अभाज्य संख्या के बारे में आपने पहले पिछले वीडियो में भी जाना है, इससे पहले भी जाना है, एक बार और समझ लीजिए। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल दो ही संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है, और तीसरी कोई संख्या ऐसी नहीं होती है जिसका भाग पूरा पूरा उसमें चला जाए, जो कि अभाज्य संख्या के लिए परिभाषा है। और वो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं वो आप जान चुके हैं, 2, 3, 5, 7 इस तरह की। अब जब हम भाज्य कहते हैं तो भाज्य का अर्थ यह होता है कि वे संख्याएं जिनमें दो से अधिक संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो हमें यहाँ पर यह बताना है कि भाज्य संख्याएं, हमें ये जो दी गई संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इसमें दो से अधिक संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाता है, यह हमें दिखाना है। अगर हम ऐसा दिखाने में सफल हो जाते हैं तो हम कह देंगे कि ये दी गई संख्याएं जो हैं वो भाज्य संख्याएं हैं। और मैंने यह भी बताया आपको कि कुछ एक संख्या ऐसी भी है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो अगर यदि हम संख्या 1 को लें तो 1 को हम ना भाज्य संख्या में गिनते हैं और ना ही अभाज्य संख्या में गिनते हैं। क्यों? क्योंकि एक अकेली ऐसी संख्या है जो केवल एक ही संख्या से विभाजित होती है, वह है 1। स्वयं 1 से 1 विभाजित होता है और किसी संख्या से विभाजित नहीं होता, इसीलिए हम उसे ना भाज्य संख्या में रखते हैं ना अभाज्य संख्या में रखते हैं। बाकी आप भाज्य संख्या के बारे में जान ही गए होंगे। हमें केवल यह दिखाना है कि ये दोनों संख्याएं दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं। तो आप अगर इसे सरल करके थोड़ा सा लिखने का प्रयास करें तो देखिए 13 उभयनिष्ठ है, 13 कॉमन हो जाएगा और 13 आ जाएगा बाहर। जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ 7 और 13 जब बाहर चला जाएगा तो 7 और 11 बचेगा, तो उसी को ब्रैकेट के अंदर लिखा है 7 गुणे 11, और 13 को आप 13 गुणे 1 लिख सकते हैं। उस आधार पर 13 जब बाहर निकल गया तो 1 बचा, तो इसलिए 1 धन 1 लिख दिया जाता है। इसको यहाँ पे थोड़ा समझेंगे, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 कहाँ से आ गया, यहाँ 1 तो था ही नहीं। तो 13 को आप 13 गुणा 1 लिख सकते हैं, और 13 गुणा 1 लिखेंगे तो 13 बाहर आ गया तो अंदर 1 बचेगा। अब इस आधार पर अगर आप गुणा करें 7 और 11 को तो 77 हो जाएगा, 77 लिख दिया और धन 1 कर दिया, यानी 78 हो जाएगा, वही 78 हो गया यहाँ पर। और 13 तो यहाँ पर पहले से था तो 13 आ गया। अब 13 के साथ हम गुणा में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से तो प्रत्येक संख्या विभाजित हो जाती है, कोई भी संख्या हो 1 से अवश्य विभाजित होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें 3 संख्याएं मिल गई गुणनखंड के रूप में, और जब 3 संख्याएं गुणनखंड के रूप में मिल गई तो हम यह कह सकते हैं ये जो दी गई संख्या थी 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, वह 1 से भी विभाजित होगी, 13 से भी विभाजित होगी, 78 से भी विभाजित होगी। इसलिए दी गई संख्या, जो पहली दी गई संख्या है, वह भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार यदि हम दूसरी संख्या की बात करें जो कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 है, इसमें अगर आप देखें तो 5 आप गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर गुणा करते हैं तो 5040 प्राप्त होता है, और 5040 को जब आप उसमें 5 जोड़ते हैं तो 5045 प्राप्त होता है, और उसका जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं आप तो आप पाते हैं 5 गुणे 1009 धन 1। 5 गुणे 1009 गुणे 1 है, यहाँ पर धन 1 नहीं है, गुणे 1। आप यहाँ पर भी 5 कॉमन ले सकते हैं, और 5 अगर कॉमन लेंगे तो उससे उस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं, जैसे ऊपर वाली संख्या के लिए किया गया था। बस मुख्य रूप से आपको जो संख्या हमें प्राप्त होगी गुणनफल के रूप में, उसे किसी भी तरह से उसके गुणनखंड आपको 3 गुणनखंड कम से कम आपको दिखाने हैं, कम से कम 3 गुणनखंड। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 5 एक गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो रहा है, 1009 एक गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो रहा है, और साथ में 1 प्राप्त हो रहा है। तो जो भी संख्याएं गुणनखंड के रूप में होती हैं वे दी गई संख्या को अवश्य विभाजित करती हैं, जो भी संख्याएं गुणनखंड के रूप में होती हैं। अर्थात ये दी गई संख्या जो है वो 5 से भी विभाजित होगी, 1009 से भी विभाजित होगी, और 1 से तो विभाजित होगी ही। तो हम देख रहे हैं कि ये दूसरी संख्या भी 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो रही है, और इसलिए हम यह कहेंगे कि ये भी भाज्य संख्याएं हैं।
भाज्य संख्या है। इस प्रकार हमने देखा इस प्रश्न में जो दोनों ही संख्याएं दी गई थी वे दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं, अर्थात पूरी पूरी विभाजित हो रही हैं। और ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये दी गई दोनों ही संख्याएं भाज्य संख्याएं। वही यहाँ पर लिखा गया, अर्थात दी गई दोनों संख्याएं तीन संख्याओं क्रमशः 78, 13 और 1 तथा 5, 1009 व 1 से विभाज्य हैं। अतः दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि जो संख्याएं दो से अधिक संख्याओं से विभाज्य होती हैं अर्थात विभाजित होती हैं वे भाज्य संख्याएं होती हैं। यह आपको ज्ञात होना चाहिए। फिर भी यदि कहीं कोई कठिनाई आती है तो आप अवश्य पूछें। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।